हेलो बच्चों, नमस्कार। गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित की छठी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में बच्चों आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो त्रिभुज जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ठीक है, 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। तो ये प्रारंभिक चीज़ें जो आप पढ़ते आ रहे हैं, पहले छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और त्रिभुज जो है वो भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो समान हो तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ये सब चीज़ें आप शुरू से याद रखें, कई बार ये चीज़ें विस्मित हो जाती है, उससे समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। तो जो तीनों भुजाएं समान वाला होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और जिस त्रिभुज की जो है वो तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो, अलग अलग लंबाई की हो तो वो क्या होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज होते हैं। जिस प्रकार से आप इनको जो है वो भुजाओं के आधार पर इनके जो नाम हैं वो भी आप याद रखें, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी जो है, ये तो तीनों भुजाओं के आधार पर जो नाम थे उनके, कि भुजाओं के आधार पर यदि त्रिभुजों को देखा जाए तो तीनों भुजाएं समान होगी तो वो समबाहु त्रिभुज हो गया, 2 भुजाएं होगी तो समबाहु हो गया, और यदि तीनों ही अलग अलग है तो विषम बाहु होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज जो है वो कुछ कई प्रकार के बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होते हैं, वो जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तीनों ही कोणों का मान यदि 90 डिग्री से कम है तो वो त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। और इसके अलावा जो है वो अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो क्या हो, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब वो 90 डिग्री से बड़ा हो, एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है किसी त्रिभुज में। और इसके अलावा आपने समकोण त्रिभुज भी पढ़ा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है वो, जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से आप भुजाओं के आधार पर नाम याद रखें और इनके जो है वो कोणों के आधार पर भी नाम याद रखें। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये सामान्य बातें थी, ये तो आपको पहले पूर्व में ज्ञात होनी चाहिए और हमेशा आपको ध्यान में भी रखना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे इस प्रश्नावली के अंदर। वैसे ये पूरी प्रश्नावली जो है वो समरूपता पर आधारित है, ठीक है। ये हम इसको बहुत डिटेल से इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो सर्वांग समता क्या होती है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। कक्षा 7 से जो है आप सर्वांग समता को पढ़ते हुए आ रहे हो और 9th क्लास में इसके सारे जितने नियम जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ये सभी प्रमेय के रूप में नियम भी सारे 9वीं क्लास में थे। तो पिछली बार चूंकि जो है वो सिलेबस कम कर दिया गया था तो ये नियम कुछ हटा दिए गए थे, लेकिन अभी आपको इन सभी नियमों को समझना होगा। और एक बात आप जो है वो अच्छी तरह नोट कर लें कि समरूपता के जितने भी प्रश्न या प्रमेय होती है वो सर्वांग समता के माध्यम से ही सिद्ध होती है, ठीक है। ये मेरा जो है कथन आप रिपीट करके वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लो आप इसको अच्छी तरह, कि समरूपता जो है वो सर्वांग समता के माध्यम से ही सिद्ध होती है। तो सर्वांग समता शब्द यदि आप देखें तो ये कुछ शब्दों से मिलकर बना हुआ, जैसे सर्व प्लस अंग प्लस समता, यानी ऐसी आकृतियाँ जिनके परस्पर जो उनके संगत अंग हैं, मतलब उनकी भुजाएं हैं, वो समान हो तो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं। और इस प्रकार यदि सर्वांग सम आकृतियाँ हैं तो उनका ये गुण क्या कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है।
तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है वो ये भुजा इसकी मान लीजिए इस भुजा के बराबर है, ठीक है, और ये भुजा जो है वो मान लीजिए इसके बराबर है, और ये भुजा जो है इसकी मान लेते हैं इसके बराबर है, ठीक है। वैसे तो तीनों बराबर नज़र आ रही है आपको, लेकिन मान लीजिए ऐसे त्रिभुजों में हो तो क्या होता है कि जैसे ये इसके बराबर हो गई, ये तो संगत भुजाएं समान हो गई, तो और ये सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं, ठीक है। और सर्वांग सम होने के लिए भुजाओं के साथ साथ जो है वो उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने आप ये भी देखें कि सर्वांग सम जितनी भी आकृतियाँ होती है वे समान आकार की होती है, उनके आकार बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे आप दैनिक जीवन में हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए का नोट है, जो नए नोट होते हैं, या पुराने नोट हों तो पुराने नोट हों, नए हों तो नए हों सारे, तो यदि उन नोटों को एक दूसरे के ऊपर रख करके 10 का, 20 का, 100 का, 500 का जितने भी हैं उनको रख के हम गड्डी बनाते हैं, तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, ठीक है। तो पूरा उनकी संगत भुजाएं समान होती है। इसी प्रकार सिक्के जो हैं वो आप देख सकते हैं कि 1 रुपये का सिक्का जो है उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो, या फिर आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी गणित की किताब है, तो यदि गणित की किताब को गणित की किताब के ऊपर रखेंगे, लंबाई को लंबाई के अनुदिश रखेंगे तो वो पूरा ढक लेती है। तो इस प्रकार से इनकी आकृतियां जो ये आकार क्या होते हैं, इनके समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे समान आकार के होते हैं। और इसके अलावा इनकी संगत भुजाएं समान होती है, इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर। और संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। संगत कोण का मतलब हो गया कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। तो इस प्रकार से संगत कोण भी क्या होने चाहिए, इनके बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और एक दूसरे पर रखने पर, अध्यारोपित करने पर पूरा ढक लेती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, यहाँ पर ये ढक लेती आएगा, ठीक है। तो सर्वांग समता के नियम, तो फिर हम यहाँ पर यदि सर्वांग समता के नियम की बात करें तो सर्वांग समता के 4 नियम होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे एस एस एस, इसका मतलब ये हो गया कि यदि एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है, यदि उसकी तीनों भुजाएं उस परस्पर संगत भुजाओं के समान है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इस प्रकार से संगत भुजाएं समान हो तो वो क्या होती है, वो सर्वांग सम त्रिभुज होती है। ये पहला नियम आप याद रखें, भुजा भुजा भुजा, इसको जो हिंदी में अपने क्या कह सकते हैं, भुजा 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 सर्वांग समता कह सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया एस ए एस, तो इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे ये भुजा जो है वो इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर, और उनके बीच का कोण बराबर है, यानी ये बन गया एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा। देखो दोनों तरफ भुजाएं, बीच में कोण है, तो ये नियम हो जाता है भुजा कोण भुजा नियम। और तीसरा जो है ए एस ए, इसमें ये है कि दोनों तरफ के कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो और ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो, उनके बीच की भुजा जो ये वाली है वो इसके बराबर हो, तो ये नियम कहलाता है ए एस ए। तो ए का मतलब हो गया एंगल यानी कोण, तो कोण भुजा कोण नियम हो गया, ठीक है। और RHS जो रूल होता है वो समकोण त्रिभुजों में लागू होता है। जैसे आपके पास एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ये दूसरा समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुजों में सबसे पहले R का मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बराबर होना चाहिए, तो वो समकोण त्रिभुज में बराबर होता है। H का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कर्ण होता है, तो ये कर्ण इसके बराबर होना चाहिए। एक अन्य कोई भी भुजा बराबर हो, जैसे मान लीजिए ये इसके बराबर है, तो ये बन जाता है समकोण कर्ण भुजा, यानी RHS। तो ये आप याद रखें अच्छी तरह, चारों नियम जो है अच्छी तरह आपको ध्यान होने चाहिए। और सर्वांग समता जहाँ जहाँ बीच में आएगी तो मैं आपको और बताता रहूँगा, क्योंकि सर्वांग समता के माध्यम से ही समरूपता के सारे प्रश्न होंगे। ये इसलिए सर्वांग समता आपको बहुत अच्छी तरीके से आना जरूरी है। और फिर भी यदि आपको लगता है कि हमें सर्वांग समता जो है वो स्पष्ट नहीं हो रही है हमें ढंग से ये जो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको सर्वांग समता से संबंधित सारे वीडियो नियम जो उनकी वीडियो बना दूंगा, आपको प्रूव करके बता दूंगा कि इस प्रकार से ये सर्वांग सम इस प्रकार से होते हैं, ठीक है।
तो ये सर्वांग समता जानने के बाद हमारा जो मुख्य टॉपिक है इसमें जो वो है समरूपता। तो सम का मतलब समान हो गया, रूपता यानी उनका रूप, यानी सम यदि उनका रूप समान हो, ठीक है, मतलब ये कि आकृति समान हो। तो यहाँ पर तो आकार समान है और यहाँ पर आकृति समान है, यानी आकृति जैसे ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये भी त्रिभुज देख रहे हैं, इनकी आकृति समान है, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, आकार समान नहीं है। तो ये हो गई कि आकृति समान होती है इनकी और आकार समान नहीं होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब ये हो गया कि जैसे ये भुजा इसके और ये वाली इसके और ये वाली जो इसके समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती मतलब इनकी लंबाइयों का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसको यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है ABC और इसका नाम है मान लीजिए PQR। तो संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब है कि AB की संगत कौन है, PQ। तो AB बट्टे PQ यानी AB और PQ का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, BC बट्टे QR, क्योंकि ये संगत है। तो BC बट्टे क्या होना चाहिए, QR होना चाहिए। और ये जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, AC बटे PR। इस प्रकार से तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये भुजाएं इस प्रकार से इनमें क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये आप अच्छी तरह जान लीजिए इसको। और फिर इनके दूसरी है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण आपको बच्चों इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि संगत कोण जो होते हैं वो होते हैं जिनके सामने की भुजाएं समान होती है। जैसे मैं यदि बात करूं कोण A की, तो इस त्रिभुज A का कोण इस त्रिभुज में किस कोण के बराबर होगा। वैसे यहाँ तो चूंकि ये संगत परिस्थितियों में बने हुए हैं, लेकिन ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि आप क्या देखें, ये कोण आप ये A देखें, इसके सामने की भुजा BC है। अब BC के संगत QR है, तो QR के सामने का कोण हो गया। ये तरीका आपको काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि कल को यूं P यहाँ भी हो सकता है, तो P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा, R यहाँ होगा, तो फिर ये ऊपर वाले के बराबर नहीं रहेगा। इसी प्रकार से B का हम संगत कोण ढूंढें तो हम क्या करेंगे, पहले B के सामने की भुजा देखेंगे AC, और AC के संगत कोण है PR और PR के सामने का कोण है Q। तो इस प्रकार से तीसरा बचा हुआ जो तीसरे बचे हुए के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वो संगत कोण देखने का नियम होता है, ठीक है। और तो संगत कोण बराबर होते हैं और ये एक दूसरे पर पूर्व रखेंगे तो पूरा नहीं ढकेगी। तो इसके जो 3 नियम होते हैं, देखो एक नियम इसका होता है SSS। तो यहाँ पर जो है वो SSS इसमें ये भी होता है, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और इसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और फिर है SAS। तो SAS से आप यूं कह सकते हैं कि दो भुजाएं समानुपाती हो। जैसे मान लीजिए आपके पास AB और PQ का अनुपात किसके बराबर हो, BC और QR के अनुपात के बराबर हो। मतलब ये कि ये भुजा इसके और ये वाले क्या है, इसके समानुपाती है। ये हमें कोई मतलब नहीं मान लीजिए इससे, और इनके बीच का ये जब कोण है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कोण B जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण Q के बराबर हो गया। तो ये बन गया भुजा कोण भुजा, यानी SAS। तो ये समरूपता होती है। इसमें ASA नहीं होती है, उसका नाम होता है AAA या फिर AA। यानी आपके पास दो त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, इनके कोई भी दो कोण बराबर हों, जैसे मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, कोण नियम समरूपता भी कहते हैं इसको। तो क्योंकि दो बराबर हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये होता है कोण समरूपता, यानी दो कोण बराबर होने पर भी वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो ये नियम हम एक इन नियमों को जो है वो प्रमेय के रूप में भी आएंगे हमारे सामने, ये तब हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो समरूपता तो इस प्रश्नावली के अंदर बहुत डिटेल से आने वाली है, ठीक है। लेकिन सर्वांग समता जो है वो आपको थोड़ी सी रिवाइव करनी पड़ेगी, पुनः स्मरण करनी पड़ेगी। और फिर भी आपको भी प्रॉब्लम आती है, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, फिर भी जो है आपको इसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है
तो आप इसके लिए जो कमेंट में लिखें, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। सर्वांग समता का जो संकेत होता है वो भी आपको याद रखना चाहिए। सर्वांग समता का संकेत जो है वो इस प्रकार से बराबर का चिन्ह लगा करके उसके ऊपर इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये होता है सर्वांग समता का चिन्ह। ठीक है, ये भी याद रखें। और सर्वांग समरूपता का जो चिन्ह है सिर्फ क्या होता है, सिर्फ इस प्रकार से लहराती हुई लाइन लिखते हैं, सिर्फ इस प्रकार से। तो जैसे ये त्रिभुज मान लीजिए इसके सर्वांग सम है तो हम इसको यूं लिखते हैं इस प्रकार से, और समरूप है तो सीधे अपने यूं लिखते हैं इसको। या संकेत के रूप में अपने लिखें कि जैसे त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम है तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। और यदि समरूप है तो इसको अपने यूं लिखते हैं, त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप है। ठीक है, तो ये समरूपता को इस प्रकार से दर्शाया जाता है और सर्वांग समता को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये आप अच्छी तरह इसको लर्न कर लें। ठीक है, तो ये भुजाएं समानुपाती होती है और कोण समान, ये आप इनके गुण जब अच्छी तरह याद रखें। अब अपने क्या है कि 6.1 प्रश्नमाला पर चलते हैं। ठीक है, कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं ये देखते हैं। तो ये शुरू करने से पहले बच्चों एक बात आप जो वो नोट कर लीजिए कि ये जो प्रश्नावली है छठी, इसमें से परीक्षा में एक बड़ा प्रश्न आता है, 6 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें से। तो आपको ये याद रखना है कि ये सिद्ध करने वाले सवाल जो होते हैं जिनसे अक्सर बच्चे डरते रहते हैं, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल ही। मैं आपको जो एक एक चीज़ बहुत ही आराम से कराऊंगा, बहुत ही अपने एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे, तो आपको बिल्कुल ही डरना नहीं है। आप इसको एक बार अभी आप जो है वो, चूँकि कोविड काल चल रहा है, आपकी छुट्टियां चल रही है, तो इसमें आप कर दीजिए। जब आपके विद्यालय खुलेंगे तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही, लगभग ये मानिए कि 90% चीज़ें स्पष्ट होगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा सीखना। तो अभी हम एक एक चीज़ को स्पष्ट करते हुए चलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल ही। ये चीज़ हमें ये प्रश्नावली बहुत अच्छी तरीके से करके छोड़ना है, और इसमें अगर 1-2 बार आप इसको रिपीट कर लेते हो तो ये चीज़ें भूलने वाली भी नहीं होती, अच्छे नंबर देने वाली होती है। तो यहाँ जो दे रखे हैं कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर ये कहा है कि सभी वृत्त होते हैं, तो आप जानते हैं कि सभी वृत्त सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वृत्त छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, तो वो समरूप ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये आप याद रखें कि सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि सभी वर्ग कोई समान आकार के थोड़ी होते हैं, आकृति समान होती है इनकी, इसलिए ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। वैसे सामान्य बात है ये, तो आप समझ ही सकते हैं। और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज वैसे बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, ठीक है, केवल समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं जो है वो समान होती है। संगत भुजाएं आपस में समान हो तो वो क्या होती है, समरूप होती है। संगत भुजाएं समानुपाती हो, सॉरी, तो वो समरूप होते हैं, क्योंकि कोण उनके समान होते ही हैं। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो केवल 2 भुजाएं बराबर होने से ही समरूप नहीं हो सकते, उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है ये आ जाएगा कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये सर्वांग समता और समरूपता दोनों की शर्त है। और जो चूंकि समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो ये आप चीज़ें याद रखो, ये मैंने वहाँ आपको लिखाया था, तो ये चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। तो 2 भिन्न उदाहरण देने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले समरूप आकृतियाँ जो है वो, तो एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है वो हमेशा क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा ही था कि समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होते हैं, हमेशा आपस में समरूप होते हैं। तो एक उदाहरण तो इसका ये हो गया कि समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। और दूसरा आप ले सकते हैं वर्ग, चूंकि उसमें ऊपर आ चुका है, तो वर्ग भी सारे आपस में क्या होते हैं,
तो वो भी समरूप होते हैं। इस प्रकार आयत भी समरूप होते हैं, वृत्त भी समरूप होते हैं। कितने उदाहरण दे सकते हो जिनको आप आकृति देखते ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो समरूप है। और ऐसे ही जो है जैसे ये करते हैं आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो, तो समरूप नहीं हो वो तो ऐसी आकृतियाँ बहुत सारी हो सकती है। तो समरूप नहीं हो जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं कि सभी जो है वो आप ये त्रिभुज और वर्ग जो है वो समरूप नहीं होते हैं, चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं। जैसे आप सबसे बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं चतुर्भुज का, कि चतुर्भुज के अलग अलग कोण बराबर हों तो वो क्या होते हैं, हमेशा समरूप नहीं होते हैं। आप इसी प्रकार से जो है वो सामान्य त्रिभुजों को भी ले सकते हैं कि वो सामान्य त्रिभुज सारे आपस में समरूप नहीं होते हैं। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज भी ले सकते हैं, वो सारे समलंब चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो हो सकते हैं इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप इनको याद रखें। तो ये इसके 2 प्रश्न आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ हमसे जो ये पूछा है कि ये जो आकृतियाँ दे रखी है वो समरूप है या नहीं है। तो वैसे तो हम इसको देखते ही बता सकते हैं कि समरूप नहीं है, क्योंकि ये एक समांतर समचतुर्भुज की तरह ये वर्ग की तरह दे रखा है, तो ये समरूप नहीं हो सकती। लेकिन कारण पर विचार करें तो पहले हम पाएंगे कि इनकी भुजाएं तो समानुपाती है। तो समरूप होने की 2 शर्तें होती है, समरूप भुजाएं समान होनी चाहिए, उनके संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका पी कोण जो है वो आप देख सकते हैं कि पी कोण पी जो है वो क्या है, वो लेस देन 90 डिग्री है। लेकिन कोण ए जो है वो क्या है, यहाँ पर जो 90 डिग्री है, क्योंकि ये यहाँ पर समकोण का चिन्ह बनाया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोण P जो है वो कोण A के समान नहीं है। ठीक है, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि संगत कोण समान नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि समरूप नहीं है। बस ये कारण हो गया इसका, क्योंकि संगत कोण इनके बराबर नहीं है, संगत भुजाएं तो समानुपाती है। ठीक है, तो ये इस कारण से समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें 6.1 में जो है वो आपके पास 3 ही प्रश्न थे। ठीक है, तो ये अब हम 6.2 से पहले कुछ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय उनको करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम 6.2 करेंगे। तो एक बार फिर मैं जो शुरुआत में बातें आपको बताई थी उस पर ले आया हूँ। तो यहाँ पर आप ये सर्वांग समता, समरूपता, इनकी जो अवधारणा है, इनकी जो बातें हैं, उनको आप अच्छी तरह वीडियो रिपीट करके आप बार बार सुनने की कोशिश करना, और ये चीज़ें अपने मन में बिठा लो आप। क्योंकि जब भी हम कोई प्रश्नावली शुरू करते हैं तो यदि आप शुरुआत से उस पर पकड़ बना के रखेंगे तो वो प्रश्नावली आपको निश्चित रूप से आएगी। और कहीं न कहीं क्या होता है कि जब भी आप जो है वो थोड़ी सी पकड़ कहीं किसी अभ्यास पर या सवालों पर आपकी कम हो जाती है, तो उसके बाद के जो सवाल या अभ्यास है वो आपसे क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप जो है वो शुरू से पकड़ बना के रखें, हर प्रश्न पर, हर अभ्यास पर, हर बात पर रखें पकड़। और यदि कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ स्पष्ट नहीं है तो आप जो है मुझसे संपर्क करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे चैनल के जो है आप में मिल जाएंगे। उसमें जब से आप चैनल पर जाते हैं तो जहाँ अबाउट का सेक्शन होता है तो वहाँ पर उसमें व्हाट्सएप नंबर है। आप नहीं जुड़े हुए पहले से तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, मेरे संपर्क कर सकते हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो मुझे लिखें कि कोई भी समस्या यहाँ आई है, तो क्योंकि जब समस्या रहेगी आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि फिर आगे के सवाल हमसे नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फिर जो है आगे बढ़ना जो है वो केवल सवाल कॉपी में नोट करने से ही कुछ नहीं होता है, आप उनको सीखें भी साथ में। तो ठीक है बच्चों, अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी आप लाइक कर दीजिए तुरंत, और उस पर कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो पूरा देखा करें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे स्किप करके देखते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी वीडियो पर 50 व्यू आ रहे हैं, 100 व्यू आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 50 व्यू अगर उस पर हैं और 30 मिनट का वीडियो है तो वो 1500 मिनट चलना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन वो उतना नहीं चलता है, वो लगभग 500-600 मिनट ही चल पाता है। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि आप स्किप करके आगे बढ़ते हैं या पूरा देखते नहीं हैं।
ठीक है, तो पूरा देखा करें आप वीडियो, पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। और इन चीज़ों से आप बचते हुए आगे निकलेंगे तो ये समस्याएं भविष्य में आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बचाव भाग, तो आप पढ़ते रहिए। और बाकी जो पिछली क्लास 10वीं थी उनको तो कर्मोन्नत कर दिया गया, लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ाई करें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जो है बस अभी समाप्त हो जाए, दोबारा नहीं है, आपकी पढ़ाई अच्छी तरह चले और आपकी परीक्षाएं हो। परीक्षाएं होना बहुत ज़रूरी है, परीक्षाओं के बिना जो कुछ भी संभव नहीं है। तो आप कहीं ये भ्रम नहीं पाल लें कि हमारी भी परीक्षा नहीं होगी, तो आपकी परीक्षाएं जरूर होगी। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।